पदार्थ के बारे में अगला टॉपिक है अपना पदार्थ की अवस्था परिवर्तन और उस पर विभिन्न कारक है जिनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अपने को पढ़ना है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन से पहले आप एक सिंपल सा उदाहरण आप देखें जो अभी अपन ने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में देखा था। ये अपने पास पानी है, ये इसकी द्रव अवस्था है, ये बन गया भाप जो उसकी गैस अवस्था है, ये था बर्फ जो कि उसकी ठोस अवस्था है। ये चीज आपको इस तरह से समझनी है कि यदि पानी सबसे पहले अपने पास ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में जैसे उसको अधिक ताप मिलेगा यानी इसका ताप बढ़ेगा तो वो पिघलकर कौन सी अवस्था में आ जाएगा? द्रव अवस्था में, जिसको अपन कहते हैं पानी। क्या कहेंगे? पानी कहेंगे। और ये कब होता है? जब उसका ताप बढ़ता है। और इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलन, गलन या संगलन। क्या बोलेंगे इसको? गलन या संगलन बोलते हैं। और सभी केवल पानी की बात नहीं, कोई भी ठोस पदार्थ अगर उष्मा पाकर या तापमान बढ़ने से द्रव अवस्था में आ जाए तो उसे इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संगलन या गलन। अब द्रव से बाद में अगर वो गैस अवस्था में बदल जाए, अगर उसका ताप बढ़ाते जाए, पानी है, बर्फ है, उसको गर्म कर रहे हैं, पानी बन गया, पानी को और गर्म कर रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब उसमें से भाप उठने लगती है, वाष्प बनने लगती है। तो वो जो पॉइंट है, वो जो बिंदु है ताप का, उस बिंदु को तो कहा जाता है क्वथनांक। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्वथन या कहें वाष्पन। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वथन या वाष्पन। आई बात समझ? फिर इसके बाद में अब इसको वापस क्या किया जाए? ठंडा। ये अभी अपन क्या कर रहे थे? इसको गर्म। अब इसको क्या करें अपन? ठंडा। तो देखा होगा आपने कि सब्जी बनाते समय या दूध गर्म करते समय जो बर्तन के ऊपर जो ढक्कन होता है, उस ढक्कन को आप जैसे ही खोल के देखते हो, उठाते हो, उसमें से पानी की बूंदें टपकने लगती है। तो वो क्या होता है कि चाहे आप सब्जी बनाएं या पानी गर्म करें या दूध गर्म करें, तो उसमें जो जल होता है वो वाष्पित होकर कौन सी अवस्था में रहता है? गैस अवस्था में या भाप के रूप में रहता है। और जैसे ही ठंडी सतह से वो टकराता है, ठंडी सतह से टकरा के वापस किस में बदल जाता है? बूंदों में। और ठंडी सतह से टकराकर बूंदों में बदलना, भाप का ठंडी सतह से टकराकर बूंदों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। क्या कहलाती है? संघनन। तो ये प्रक्रिया होती है संघनन। और उसके बाद में वो उसको अपन और पानी को ठंडा करें तो एक स्थिति ऐसी हो जाती है जब वो जम जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है, तो ये चीज कहलाती है पिंडन या जमना, या इसको क्या क्या कहेंगे? पिंडन। ये इतनी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बर्फ को गर्म किया, पानी बना, प्रक्रिया को क्या कहा? संगलन। यानी ठोस का द्रव में बदलने की प्रक्रिया संगलन कहलाती है। पानी को गर्म किया, किस में बदल गया? भाप में। या कहें कि द्रव किस में बदल गया? गैस में। और प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्रव का तापक्रम बढ़ने पर उसका गैस में बदलना क्या कहलाएगा? वाष्पन या क्वथन। उसके बाद उसका उल्टा चले, भाप ठंडी होकर जब द्रव में आ जाए, बदल जाए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संघनन। और द्रव जब निश्चित ताप पर उसको ठंडा करता, निश्चित ताप आएगा एक, जब उसको ठंडा करता जाए तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पिंडन। और ये है इस तरह से अवस्था परिवर्तन। ये क्या कहलाएगा? अवस्था परिवर्तन। वास्तव में अवस्था परिवर्तन होता क्यों है? क्योंकि जब अपन पदार्थ को ताप देते हैं, जैसे अपने पास ये कोई भी ठोस पदार्थ है, अपन उसको क्या देंगे? ताप देंगे। तो पदार्थ में क्या होता है? जो भी परमाणु होते हैं
उनके कणों को ऊर्जा मिलती है। ताप देंगे तो अपन एक तरह से ऊर्जा दे रहे हैं। कौन सी ऊर्जा? उष्मा ऊर्जा। उष्मा ऊर्जा। और ये ऊर्जा जब कणों को मिलेगी तो कण इधर उधर गति करेंगे। तो निश्चित जाल व्यवस्था में जो बंधे हुए थे, ठोस के कण एक निश्चित व्यवस्था में बंधे होते हैं, जब उनको ऊर्जा मिलती है तो वो इधर उधर गति करते हैं और उस गति से उनकी वो अवस्था टूट जाती है, आकर्षण बल टूट जाता है और वो ठोस से किस में बदल जाते हैं? द्रव में। किसमें बदल जाएंगे? द्रव में। और द्रव को जब और अधिक ऊर्जा मिलेगी तो उसके कण और अधिक दूर दूर हो जाएंगे, उनका आकर्षण बल और भी कम हो जाएगा, तो वो कौन सी अवस्था में बदल जाएंगे? गैस अवस्था में। और किसी पदार्थ को अपन ठंडा कर रहे हैं तो ठंडा करने का मतलब अपन उससे उष्मा ले रहे हैं, और उष्मा लेंगे तो उन कणों की एनर्जी कम हो जाएगी, उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी, तो वो आकर्षण बल उनमें वापस हो जाएगा, पास पास आ जाएंगे, तो गैस से बदल जाएंगे द्रव में और द्रव से बदल जाएंगे ठोस में। ये इस तरह से परिवर्तन होता है। तो इस पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? सबसे पहला कारक जो अपन ने देखा है वो मोटा कारक क्या है? ताप। सबसे पहला कारक क्या है? ताप, तापमान। और दूसरा कारक क्या होगा? दाब। ताप और दाब दो विशेष कारक हैं जो इनको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इनके बारे में अपन पढ़ें। उसको आप अवस्था पदार्थ में अवस्था परिवर्तन है, जैसे वो मैंने जल का उदाहरण देके समझाया, वो आपको याद रखना है। उसके आधार पर और भी कई परिभाषाएं अपने को लिखनी होंगी। तो जैसे सब एक इनमें कुछ परिभाषाएं आएंगी। सबसे पहली है गलनांक। गलनांक क्या होता है? गलन, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाए, वो ताप बिंदु क्या कहलाएगा? गलनांक। वो ताप बिंदु क्या कहलाएगा? वह निश्चित ताप बिंदु जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है या बन जाता है। गलनांक कहलाता है। गलनांक कहलाता है। बोलते हैं इसको मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। जैसे जल के लिए गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री पे इसकी दोनों अवस्थाएं मिलती हैं। जैसे आप या अपन जैसे गलनांक के बाद एक पॉइंट आता है गलन की गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा क्या होती है? एक गलन की, एक क्वथन की। जैसे अपन पानी को गर्म कर रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब वो 100 डिग्री उसका टेम्परेचर आता है, तापक्रम उसका लगातार बढ़ रहा है, 80, 85, 90, 95 इस तरह से लगातार बढ़ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस जब भी आता है या 273.16 केल्विन में ये, और डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों तापक्रम एक ही हैं। ये जल के लिए क्या होता है? क्वथनांक। जिस बिंदु पर कोई द्रव पदार्थ किसमें बदल जाए? गैस अवस्था में बदल जाए, या ठोस द्रव गैस अवस्था में बदल जाए, या जल किसमें बदल जाए? वाष्प में या भाप में बदल जाए, वो कहलाता है उसका क्वथनांक। तो जल के लिए ये क्वथनांक है। जल का क्वथनांक ये 100 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन ताप, ये बता रखा है। अब होता क्या है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तो उसके बाद अपन देखते हैं कुछ समय के लिए क्या होता है? ताप बढ़ना रुक जाता है, ताप बढ़ता नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो इस समय अपन जो उष्मा दे रहे हैं वो कहाँ गई? कायदे से ये होना चाहिए कि जब भी किसी पदार्थ को उष्मा मिले तो उसका तापमान लगातार बढ़ना चाहिए, और अपन पहले देख रहे हैं कि लगातार ये बढ़ रहा है। अपन ने हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट किया हो, बर्फ से स्टार्ट किया हो, उसको पिघला कर पानी बना दिया,
और पानी से लगातार उसको गर्म कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका तापक्रम आ गया, लेकिन अब ये ताप आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस समय अपन जो उष्मा दे रहे हैं लगातार नीचे से पानी को गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ जो उष्मा है वो कहाँ गई, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो यहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ने का जो कारण होता है वो होता है ये उष्मा जो है वो किसमें बदल गई, गुप्त उष्मा में। दिखाई नहीं दे रही है, कोई चीज छुपी हुई रही तो अपन उसको कहते हैं गुप्त, ठीक है। तो यहाँ ये उष्मा छुपी हुई है, दिख नहीं रही है। दिखेगी कब, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब छुपी हुई है। और ये छुपी हुई है तो ये काम क्या कर रही है, ये काम कर रही है अवस्था परिवर्तन। ये पदार्थ पहले द्रव अवस्था में था और द्रव से ये क्या बन रहा है, गैस, यानी पहले था जल और अब क्या बन रहा है, वाष्प या भाप। तो इस अवस्था परिवर्तन में जो उष्मा प्रयुक्त होती है उसे क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा। और गुप्त उष्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उष्मा दिखाई नहीं, ये अपने को महसूस नहीं होती है, टेम्परेचर पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसको गुप्त उष्मा कहेंगे। वैसे ही गलन की, ये तो थी क्वथन की गुप्त उष्मा, क्वथनांक हो रहा, क्वथन की थी नहीं, वाष्पन की, क्वथन या बोले इसको वाष्पन की गुप्त उष्मा। वैसे ही कोई पदार्थ ठोस से किस में बदले, द्रव अवस्था में, तो भी एक समय ऐसा आएगा तब उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो इस समय उसको क्या बोला जाएगा,